सो हेलो एवरीवन। सो ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है 1 मई से स्टार्ट किया था। सो दिस मंथ हम क्या करेंगे, जितने भी जीएस के टॉपिक्स हैं दैट वी विल रिवाइज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल जो मैंने वीडियो डाला था, स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट 3 डेज हम क्या करेंगे, पॉलिटी करेंगे। सो टुडे इज द थर्ड डे। ठीक है, जो पिछले 2 वीडियोस थे हमारे पॉलिटी के, हमने कंप्लीट कर लिया था टिल सीएपीएफ 2019 तक। ठीक है, स्टार्ट किया था 2023 से 2019 तक हो गया है ऑलरेडी। सो टुडे विल कंटिन्यू विद सीएपीएफ 2018। ठीक है, साथ साथ में हम क्या करते हैं, कुछ कुछ जो टॉपिक्स होते हैं जो मैंने पहले जब पॉलिटी के वीडियोस कराए थे उस पे कुछ कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो मैं रिवीजन के साथ साथ आपको वो वाले टॉपिक्स भी कवर करा रही हूँ। प्लस हम क्या करते हैं, रोज का एक करंट अफेयर लेते हैं। ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर मूविंग टू सीएपीएफ 2018 कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो साथ साथ में कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद विल कम टू दिस पेपर। ठीक है, तो कौन सा लेंगे हम। तो पहले हम क्या करते हैं ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है हमारा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो पंचायत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो विल कवर। ठीक है, हाँ तो ये कुछ ज्यादा ही सुंदर लिखा हुआ है मैंने, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। इसका जो भी क्रिस्प है एकदम, तो वो मैंने नीचे डाल दिया है। ठीक है, तो आई रीड फॉर यू। तो मैं आपको बता देती हूँ, उसमें काफी पुराने नोट्स हैं मेरे। तो जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट आई टेल यू। ठीक है, जैसे कि पंचायती राज पहले हम देखेंगे। सी, तो इसमें क्या है, पहली बार जो पंचायती राज था इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कौन से अमेंडमेंट से किया गया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से किया था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दैट व्हाट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और कौन कौन सी कमिटीज थी इसके एवोल्यूशन में। ठीक है, सो पहली हमारे पास थी बलवंत राय कमेटी, आपकी 1957 में आई थी। और इसने रेकमेंड किया था कि 3 टियर क्या होना चाहिए, पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, एक विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, जो यहाँ पे आपकी पंचायत समिति होगी, मतलब जो ब्लॉक लेवल वाली होगी, दैट वुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी। ग्राम पंचायत आप ग्राम पंचायत में क्या होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स, और बाकी दो में क्या होने चाहिए, नॉन इलेक्टेड मेंबर्स, या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। नेक्स्ट वी हैव इज द पंचायत समिति हो गया। जिला परिषद एडवाइजरी होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट ना, एडवाइजरी करेगी, सुपरवाइजरी, इट्स चेयरमैन कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। ठीक है, एंड राजस्थान ऐसी पहली स्टेट थी, फर्स्ट स्टेट थी टू एस्टैब्लिश पंचायती राज, और नागौर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आंध्र प्रदेश। देखिए जो तमिलनाडु था आपका, इसमें जो राजस्थान था उसने 3 टियर को अडॉप्ट किया था, तमिलनाडु ने 2 टियर को किया था, और वेस्ट बंगाल ने 4 टियर को किया था। ठीक है, नेक्स्ट वॉज योर अशोक मेहता कमेटी। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कौन सी कमेटी किसके लिए थी। जैसे कि बलवंत राय कमेटी, अशोक मेहता कमेटी किसके लिए लाई गई थी, किसके लिए लाई गई थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए लाई गई थी। ठीक है, दूसरा क्या किया गया था, आपको इनका क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि पहले कौन सी आई, सेकंड कौन सी आई। ठीक है, और तीसरी एक और चीज, इसके थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पता होने चाहिए कि उन्होंने आके क्या क्या बोला था। ठीक है, जैसे अशोक मेहता कमेटी है, अपॉइंट हुई थी तब जनता गवर्नमेंट ने कराई थी। इनका रिकमेंडेशन क्या था, रिवाइव होना चाहिए, या फिर जो भी पंचायती राज सिस्टम डिक्लाइन हो रहे हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। इन्होंने ये कहा कि जो 3 टियर है उसको रिप्लेस कर दो 2 टियर से, कि मतलब 3 टियर रहने दो, 2 टियर सिस्टम लाइए। और पंचायती राज इलेक्शंस होनी चाहिए। कौन कराएगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कराएगा। देन उसके बाद आती है जीवी के राव कमेटी, देन एलएम सिंघवी, देन गडगिल कमेटी। ठीक है, इसके बाद से, गडगिल कमेटी के बाद से इन्होंने किसकी बात करना स्टार्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दो इसको। ठीक है, और स्टेट कमीशन लाओ, स्टेट फाइनेंस कमीशन लाओ और इलेक्शन कमीशन लाओ। फिर टंगन कमेटी ने भी यही बोला, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन करो। फिर उसके बाद हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज, कब हुआ, ड्यूरिंग नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जो था तब हुआ, 1992 में। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका, कि जो 73rd अमेंडमेंट आया था, कौन से पार्ट में है, पार्ट 9 में है। आर्टिकल कौन कौन से, 243 से लेके 243 ओ। 11th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया था, कितने मैटर्स है, 29 मैटर्स हैं। प्रोविजंस कौन कौन से, एक तो वॉलंटरी, एक कंपलसरी। कुछ इसके थे कि जो वॉलंटरी बेसिस पे थे। ठीक है,
मतलब कि अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, क्योंकि क्या होता है ना, स्टेट की स्ट्रेंथ भी वैरी करती है, कहीं पे ज्यादा होती है पॉपुलेशन, कहीं पे कम होती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट कुछ वॉलंटरी भी दिए जाते हैं और कुछ कंपलसरी है। कंपलसरी मीन्स आपको यहाँ पे ये फॉलो करना ही करना। वॉलंटरी में क्या होता है, ग्राम सभा की पावर, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टेट कि आप कितना ग्राम सभा को पावर दे रहे हो। इलेक्शन कैसा होगा चेयरपर्सन का, चेयरपर्सन का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इंटरमीडिएट पंचायत में, एमएलएज एमपीज का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, जो बैकवर्ड क्लासेस उनका रिजर्वेशन, या फिर आप कितना पावर को डेवोल्यूशन कर रहे हो, दे रहे हो पावर्स, एड कितना दे रहे हो पंचायत को, एंड फंड का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट ऑब्लिगेटरी में क्या आता है ना, कि पहली बात तो ग्राम सभा होनी ही चाहिए, 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शंस होनी चाहिए। 2, ऑल सीट्स एट ऑल 3 लेवल, तीनों लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शंस होनी चाहिए। जो चेयरपर्सन होगा पंचायत का, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होनी चाहिए। देन वोटिंग राइट होनी चाहिए ऑफ पर्सन, चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स को। 21 जो ईयर्स है वो मिनिमम एज बताई गई इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए। एंड एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन होगी तीनों लेवल्स पे, दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी। और विमेन के लिए 1/3 सीट्स आपको क्या करनी पड़ेगी, रिजर्व करके रखनी पड़ेंगी। 5 साल का टेन्योर होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन भी आया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसने बोला कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, इंपॉर्टेंट, और रिमूव किया जाएगा जैसे जज ऑफ द हाई कोर्ट को रिमूव किया जाता है। सेम आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, ये भी अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन, ये सब कौन देखेगा, स्टेट लेजिस्लेचर देखेगा, ठीक है। और इसका देखिए ऑडिट एंड अकाउंट कौन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर। नॉट एप्लीकेबल टू, सी 73rd अमेंडमेंट एक्ट डू नॉट, इज नॉट एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरिया और ट्राइब्स। बट पार्लियामेंट ने क्या किया है, पार्लियामेंट चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है, और उसी के लिए इन्होंने एक एक्ट लाया था, दैट वाज पैसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया 1996। क्यों किया गया था, ताकि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के कुछ प्रोविजंस है उनको शेड्यूल्ड एरियाज में भी अप्लाई कराया जाए। नाउ व्हाट इज पैसा एक्ट, इसके एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या हुआ था, कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको सेल्फ रूल प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी वो किसको दी गई थी, ग्राम सभा को दी गई थी, ठीक है। ग्राम सभा को न्यूक्लियस पे रखा गया, जो भी एक्टिविटीज होगी ग्राम सभा से पूछ के होगी, ठीक है। ग्राम सभा क्या होती है, जितने भी आपके लोग होते हैं इलेक्टोरल लिस्ट में, जितने भी आपके लोग होंगे दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट योर ग्राम सभा। नौ सेफ गार्ड करेंगे और प्रिजर्व करेंगे जो उनके ट्रेडिशंस हैं या जो उनके कम्युनिटीज के कस्टम्स हैं। पंचायत को एम्पावर करेगा। सो देखिए, आपकी ग्राम सभा होनी ही चाहिए, दैट इज जो भी आपके जो इलेक्टोरल रोल है उसमें जितने भी मेंबर्स रजिस्टर्ड होते हैं दैट इज योर ग्राम सभा। और जितने भी आपके प्लान्स, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स होंगे वो किसके द्वारा अप्रूव होंगे, ग्राम सभा। एंड ग्राम सभा विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरीज, जो भी बेनिफिशियरीज होंगे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ग्राम सभा। और हर एक जो पंचायत होगी शेल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फ्रॉम द, हर एक पंचायत को क्या करना पड़ेगा, ग्राम सभा से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा फंड्स को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। बाकी एसटी का भी रिजर्वेशन होगा, एंड जो एसटी का रिजर्वेशन होगा वो 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है एसटी स्क्वेन शेल नॉट एक्सीड 1 बाय इलेक्टेड इन पंचायत, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट भी नॉमिनेट कर सकती है। अब वो नॉमिनेशन जो होगा वो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर जो भी इलेक्ट किए गए हैं पंचायत में, उसे 1/10 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। देखिए, जो भी रिकमेंडेशन होगी आपकी पंचायत की या ग्राम सभा की वो मैंडेटरी लगेगा आपको, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, लाइसेंस चाहिए या फिर माइनिंग लीज पे चाहिए, ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ रिकमेंडेशन, जो भी रिकमेंड करेगा ग्राम सभा वो ऑब्लिगेटरी होगा, किसके लिए, इफ यू इफ यू नीड अ कंसेशन फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द माइनर मिनरल्स, ठीक है। सो ये शॉर्ट में आपकी कमेटीज आ गई जो मैंने आपको ऊपर बताया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए पहले बलवंत राय कमेटी आई थी। जिला परिषद के चेयरमैन ये होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये डायरेक्टली इलेक्टेड हो गए। राजस्थान बता दिया मैंने, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव, एल एम सिंह कवियो, ठनगन और गडगिल, ठीक है। ये क्रोनोलॉजिकली ही है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास इंटर स्टेट रिलेशंस। इंटर स्टेट रिलेशंस में भी क्या है,
आपके कौन कौन से कमेटीज कमीशन आए थे, ये भी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में है। एआरसी आया, मोरारजी देसाई जो इसके चेयरमैन थे, इन्होंने ये चीज बोली, रेकमेंड किया कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो बनानी चाहिए अंडर आर्टिकल 263। ठीक है, क्यों बनानी चाहिए? बिकॉज स्टेट और जो सेंटर की पावर्स होती है उसमें क्लैशेस आता रहता है। ठीक है, जैसे राजमन्ना ने भी यही बोला कि इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए, फाइनेंस कमीशन को परमानेंट बॉडी बना दो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आनंद साहिब रेजोल्यूशन, इन्होंने ये चीज बोला, अनंतपुर साहिब में क्या बोला गया था कि जो सेंटर की जुरिस्डिक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट कर दो, लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, करेंसी वगैरह ही देखेंगे। ठीक है, बाकी जो रेजिडुअल पावर्स रहती है, रेजिडुअरी पावर्स रहती हैं, वो किसके पास होनी चाहिए? स्टेट को दे दो। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम ने ये चीज बोला दैट जो वर्ड यूनियन है उसको रिप्लेस कर दो फेडरल से। देन सरकारिया कमीशन है, देन पुंछी कमीशन है। देखिए सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस मानी गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, इंटर स्टेट काउंसिल भी बनाया गया था 1990। और क्या क्या चीजें इंप्रूव हुई हैं और क्या क्या होनी चाहिए उसके बाद उसको रिव्यू करने के लिए पुंछी कमीशन आया। और पुंछी कमीशन ने भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी। सो यू शुड नो कौन सा कमीशन किसके लिए आया था, लाइक पंचायती राज कमीशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए कौन कौन से थे और इंटर स्टेट काउंसिल के लिए कौन कौन से थे। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है म्यूनिसिपैलिटीज। सो 73rd था आपका पंचायती राज के लिए, और जो 74 होगा वो किसके लिए होगा? म्यूनिसिपैलिटी के लिए। इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज साथ साथ में ही हुए थे ये दोनों 1992 में। एवोल्यूशन की बात करें, सो यू शुड नो जो पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी थी वो मद्रास में बनी थी 1688 में। फिर उसके बाद 1726 में बॉम्बे कोलकाता में। जो लॉर्ड रिपन है उनको फादर बोला जाता है किसका? सेल्फ गवर्नमेंट का। अब 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था पार्ट 9A में। पिछले वाला आया था 9 में, ये आया 9A में। आर्टिकल्स यू कैन सी 18 मैटर्स थे और 12th शेड्यूल में लाया गया था इसको। ठीक है, क्या क्या फीचर्स थे? उन्होंने बोला था किसके कॉम्पोजिशंस क्या होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे बाय द म्युनिसिपल एरिया जो भी होगा। अब जो म्युनिसिपल एरिया होगा उसको भी किसमें डिवाइड किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसको आप वार्ड बोलते हो। ठीक है, मैनर ऑफ इलेक्शन कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। एंड पर आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो उन पर्सन्स को जिनको उस एरिया के बारे में नॉलेज है, लोकसभा के मेंबर हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स हैं, जो उस म्युनिसिपल एरिया में जो भी कॉन्स्टिट्युएंसी है कंप्राइज करती है उस म्युनिसिपल एरिया को, उस कॉन्स्टिट्युएंसी से उसको भी दे सकते हो। राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं एज एन इलेक्टर विद इन म्युनिसिपल एरिया। चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी आप पे डिपेंड करता है। फिर उसने बोला कि वार्ड कमेटी होनी चाहिए हैविंग पॉपुलेशन ऑफ, जिसकी 3 लाख पॉपुलेशन है या 3 लाख से ज्यादा है। सीट्स रिजर्व करके रखो, जैसे पंचायती राज में था, 5 साल का टर्म होगा। इस जैसे कि 73rd में भी बोला स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, इसमें भी बोला, उसमें भी बोला कि फाइनेंस कमीशन होगा, इसमें भी बोला। बट इसमें एक चीज और ऐड की थी, दैट वाज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। सो अगर आपको पूछा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 73rd में था कि 74 में था, तो वो 74 में था। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है। सो इसका ऑडिट कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजंस बनाएगी। ठीक है, बाकी जो कैग रहता है, कैग आपका पंचायत का नहीं करेगा बट स्टेट और सेंटर का करेगा ऑडिट। ओके, नेक्स्ट इज एग्जेम्प्टेड एरिया। देखिए ये चीज अप्लाई नहीं होगी टू शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया जैसे ऊपर था, बट पार्लियामेंट कुछ एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई कर सकती है। देन मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट एक प्लानिंग कमेटी होगी, हर एक स्टेट बनाएगी ये, जिसके 4/5 मेंबर्स क्या होंगे? इलेक्ट होंगे। बट उनको इलेक्ट कौन करेगा? जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के उस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अपने में से ही वो करेंगे, इलेक्ट करेंगे। Then representation of members in the committee should be in proportion to the ratio between urban and rural population। ठीक है, तो जो भी मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी अर्बन पॉपुलेशन और कितनी रूरल पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट पे, उसके रेशो के बेसिस पे होगा। देन वी हैव द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। अब मेट्रोपॉलिटन कहाँ पे आता है? जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है उसके लिए होता है। उसमें जो 2/3 मेंबर्स होंगे वो इलेक्ट किए जाएंगे बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ जो भी म्युनिसिपैलिटीज होंगे एंड चेयरपर्सन होंगे ऑफ द पंचायत। ठीक है, अपने में से ही करेंगे ये भी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइक योर टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट। अब ये भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है,
जैसे फर्स्ट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां बनाई जाएंगी जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है वहां पे होती है। और इसको इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है? बाय द एक्ट ऑफ स्टेट। स्टेट क्या करती है? एक्ट लाती है, चाहे स्टेट यूटीज जो भी है, एक्ट लाया जाता है। और कौन करता है? यूटीज में आपका पार्लियामेंट लाएगा और स्टेट में आपका स्टेट लेजिस्लेचर लाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज इट हैज। क्या होता है? इसका एक काउंसिल होता है, स्टैंडिंग कमेटी और कमिश्नर होता है। काउंसिल क्या करता है? जो लेजिस्लेटिव विंग्स होता है, मतलब लॉज वगैरह बनाने वाला। देन वी हैव इस काउंसिल। काउंसिल का जो हेड होता है दैट इज मेयर। देखिए मेयर का 1 साल का टेन्योर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। देन काउंसलर जो होता है डायरेक्टली इलेक्ट होता है प्लस नॉमिनेटेड। एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एस सी एस टीज एंड वुमेन, ठीक है, रिजर्व की जाती है। नेक्स्ट वी हैव इस म्युनिसिपैलिटी। अगर बात करें, ये होता है आपका जो टाउन्स रहते हैं या छोटी छोटी आपकी सिटीज रहती है उसमें होती है म्युनिसिपैलिटी। ठीक है। इसमें भी काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। काउंसलर डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल। अब यहाँ का काउंसिल बताया हेडेड बाय प्रेसिडेंट, और जो वाइस चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है। इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती हैं, जैसे मेयर के पास नहीं होती है। अब आता है नोटिफाइड एरिया कमेटी। ठीक है। क्या हो जाता है कि कुछ कुछ मतलब कि डेवलपिंग टाउन्स होते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ होता है। सो जो ऐसे टाउन्स हैं जो कि म्युनिसिपैलिटी की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं, तो वहां पे क्या किया जाता है? नोटिफाइड एरिया कमेटी बनती है। बट वहां पे जितने भी मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग योर चेयरमैन, वो नॉमिनेट किए जाते हैं। और कौन नॉमिनेट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। याद नहीं रहेगा तो एन फॉर नोटिफाइड, एन फॉर नॉमिनेटेड। तो सारे के सारे जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, ना तो इसमें इलेक्टेड होते हैं ना तो स्टैट्यूटरी होते हैं। नेक्स्ट इस टाउन एरिया कमेटी की बात करते हैं। ये भी कौन करता है? आपका स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट लाता है इसके लिए। ये पूरी की पूरी इलेक्टेड हो सकती है, ये हाफ इलेक्टेड हो सकती है, या फिर ये पूरी की पूरी नॉमिनेटेड भी हो सकती है और हाफ नॉमिनेटेड भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैंटोनमेंट बोर्ड्स, तो सबको पता ही होगा। ठीक है। ये किसके अंडर आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है ये। आदि इसको इलेक्ट किया जाता है और जो पार्टली बच जाते हैं वो नॉमिनेटेड किया जाता है। जो इलेक्टेड होते हैं वो 5 साल तक कंटिन्यू करते हैं। बाकी मिलिट्री ऑफिसर कमांड करता है स्टेशन को। एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है बोर्ड का। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इसका, वो भी इलेक्टेड होता है, बट किनके द्वारा इलेक्टेड होता है? जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इसका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी हैव इज टाउनशिप। अब टाउनशिप कौन करता है? कोई भी एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज है तो वो अपॉइंट करती है टाउन एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है। नेक्स्ट इज इसमें कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं होता। अब आता है पोर्ट ट्रस्ट। ये जो भी पोर्ट्स वगैरह उनको मैनेज प्रोटेक्ट करते हैं, ये भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होता है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे याद रखोगे? पी फॉर पोर्ट, पी फॉर पार्लियामेंट। तो कौन क्रिएट करता है? पार्लियामेंट। इसमें क्या होता है? इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। देन वी हैव स्पेशल पर्पस एजेंसी जो होती है, ये फंक्शन बेस्ड होती है। ठीक है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है उसको पूरा करने के लिए स्पेशल पर्पस एजेंसी आती है। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है। स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती है? जो कि एक एक्ट से आती हैं, ऑटोनॉमस होती है, नॉट सबऑर्डिनेट टू लोकल म्युनिसिपल बॉडीज। हाउसिंग बोर्ड्स, टाउन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सब इसकी एग्जांपल्स आ गई। ठीक है। बाकी ये म्युनिसिपल पर्सनल है, सेपरेट, यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड होते हैं, या पढ़ लेना। और क्या है? ये फाइनेंशियल रिलेशंस क्या होता है? लेजिस्लेटिव रिलेशंस। ग्रांट इन एड्स दी जाती है स्टेट्स को। कुछ स्टैट्यूटरी होती है, कुछ डिस्क्रिशनरी होती है। जो स्टैट्यूटरी होती है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 275, और ये एम्पावर करती है पार्लियामेंट को। ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है बट सारी की सारी स्टेट्स को नहीं दी जाती। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। एक होती है जनरल, एक होती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में आता है कि जैसे कहीं पे एस सी एस टीज हैं या एस टी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए एक स्पेसिफिक ग्रांट दी जाती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डिस्क्रिशनरी में क्या होता है? 282 है, ये इंपावर करती है बोथ सेंटर को भी स्टेट को भी, कि आप क्या कर सकते हो? पब्लिक पर्पसेस के लिए ग्रांट दे सकते हो। एंड इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी, नहीं होता है। सो यू कैन, थ्रू दिस यू कैन हेल्प स्टेट फाइनेंशियली, जो भी उनके टारगेट्स होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए।
ओके। नेक्स्ट वी हैव इज जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल जो आई थी दैट कम्स अंडर 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। अब 279 ए जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एम्पावर करती है पार्लियामेंट को कि आप क्या बना सकते हो, ज्वाइंट फोरम बना सकते हो सेंटर एंड स्टेट के लिए। ठीक है। अब जो जीएसटी काउंसिल है उसके जो मेंबर्स की अगर हम बात करें तो जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो उसके चेयरपर्सन होते हैं। बाकी के जो मेंबर्स होते हैं दैट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, बाकी रेवेन्यू या फाइनेंस के। थर्ड होते हैं आपके मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन, एंड या फिर कोई और मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट किया जाएगा बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज फाइनेंस कमीशन। देखिए फाइनेंस कमीशन कम्स अंडर आर्टिकल 280। याद रखिएगा ये कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, प्रेसिडेंट आफ्टर एवरी 5 ईयर में ये करता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फेडरलिज्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। बाकी ये जो मैंने सारी की सारी कमेटीज पर बता दी है सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए कौन कौन सी थी। Now let's come to zonal councils. It is also very important. So first of all you should know कि जो zonal councils होती हैं they are the statutory bodies, मतलब गवर्नमेंट के एक्ट से लाई गई थी। These are the deliberative and advisory bodies। ठीक है, जस्ट एडवाइजरी बॉडी रहती है। ये इस्टेब्लिश हुई थी। नाउ यू शुड नो विच एक्ट, कौन से एक्ट के अंडर ये बनी थी, दैट वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। सो जो हमारी कंट्री दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स। ठीक है। अब हर जोन में ईच कंसिस्ट ऑफ आपका यूनियन होम मिनिस्टर होता है जो कि कॉमन रहता है। ठीक है, जितने भी आपके काउंसिल्स हैं उनका एक चेयरमैन होता है दैट इज यूनियन होम मिनिस्टर, कॉमन है। एंड बाकी जो आपके वाइस चेयरमैन भी बनाए जाते हैं जो कि सीएम होते हैं। ठीक है, और सीएम भी मतलब रोटेशन वाइज वाइज किए जाते हैं। सो बाकी जितने भी जोन जितने भी जोन है उनके जो भी स्टेट्स हैं उनके सारे के सारे सीएम होते हैं। बाकी दो और मिनिस्टर्स भी होते हैं फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन। एंड एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है यूटी, अगर यूटी है तो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे। ऑल्सो कंटेन्स एडवाइजर्स होते हैं, नो राइट टू वोट, वोट का कोई राइट नहीं होता। कुछ पर्सन्स होते हैं दैट आर नॉमिनेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, चीफ सेक्रेटरी ऑफ ईच स्टेट। एंड मैंने आपको बताया कि जो वाइस चेयरमैन होता है मतलब हर एक जो सीएम होता है वो एक्ट करता है एज अ वाइस चेयरमैन, बट रोटेशन वाइज होता है, होल्डिंग ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल रहती है दैट इज स्टैचूटरी, ये भी स्टैचूटरी होती है, सेपरेट एक्ट के द्वारा होती है बाय पार्लियामेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट। एंड इसके मेंबर्स कौन कौन से, 7 सिस्टर स्टेट्स और सिक्किम। ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन मैंने बहुत अच्छे से आपको पिछले वीडियोस में करा दिया था। ये तो जस्ट ऐसे ही है, इसके प्रॉपर जो आपके नोट्स हैं वो मैंने आपको वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है। एंड दिस इज इट। बाकी ये तो आप देख ही सकते हो सिटीजनशिप। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल के अंडर क्या है, कौन कौन सी है जो सिटीजन्स को होती है, कौन कौन सी होती है जो सिटीजन्स को नहीं होती, एक्विजिशन कैसे होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से या इससे, फिर उसके बाद आपका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, लॉस कैसे होता है सिटीजनशिप का। तो नेक्स्ट हम एक और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे दैट इज फेडरल सिस्टम। ठीक है, फेडरल सिस्टम करेंगे उसके बाद वील मूव टू प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो फेडरल सिस्टम के आपके ना बहुत सारे क्या पूछता है, इसके फीचर्स पूछता है। ठीक है। सो पहली बात जो फेडरल सिस्टम है हमारे पास, हमारा जो फेडरल सिस्टम है, फेडरलिज्म है, दैट इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल। कैनेडियन मॉडल क्या करता है, सेंटर को स्ट्रॉन्ग पे रखता है, स्ट्रेंथ जो सेंटर है उसमें स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। जैसे आपका गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना, प्रेसिडेंट करता है ना। सो फेडरल फीचर्स देखेंगे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के। सो वी हैव, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, आपको यूनिटरी भी दिख जाएंगे और फेडरल फीचर्स भी दिख जाएंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट फेडरल फीचर्स। पहला होता है डुअल पॉलिटी। नाउ व्हाट डज डुअल पॉलिटी मीन, क्या मतलब है इसका। डुअल पॉलिटी का मतलब होता है कि आपकी एक यूनियन, मतलब कि आपके एक सेंटर पे गवर्नमेंट है और एक स्टेट पे गवर्नमेंट है। ठीक है, तो डुअल गवर्नमेंट हो गया। सेकेंड इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है
कि जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर्स है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, पावर्स कहाँ से मिलती है, तो ये सब लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उनकी पावर पे लिमिट लगाता है कि आपके एरिया में इतना ही पावर है, आपके अंडर इतना ही पावर आता है। सो जो भी लिमिटेशंस लगाता है वो कौन लगाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट। देन वी हैव इज डिवीजन ऑफ पावर। सो एक वर्ड होता है सेपरेशन ऑफ पावर, एक होता है डिवीजन ऑफ पावर। सो फेडरलिज्म के अंडर आता है आपका डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर का क्या मतलब होता है कि यूनियन लिस्ट बनाई गई थी, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें अपने अपने काम बता दिए गए थे कि ये स्टेट लिस्ट में आता है, इसका मतलब ये स्टेट का काम है, ये यूनियन लिस्ट है मतलब ये यूनियन का काम है, ये कॉन्करेंट है मतलब दोनों मिलके बना सकते हैं। ठीक है, सो डिवीजन ऑफ पावर इज लाइक दिस। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है कि जुडिशरी की अपनी पावर्स है, एग्जीक्यूटिव की अपनी है, लेजिस्लेटिव की अपनी है। ठीक है, मतलब इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए एक दूसरे के काम में, ऐसा बोला जाता है। दैट इज योर सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये जो टर्म्स है इन पे आप ध्यान रखना। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब भी आप लॉज बनाओगे तो ऐसा कोई लॉ नहीं होगा जो कि डेरोगेटरी होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई लॉ अगर अगेंस्ट जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको बाय जुडिशियल रिव्यू नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा रिजिड क्यों है, क्योंकि जब भी हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368 के अंडर हमें करना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसे भी हमारे प्रोविजंस होते हैं दैट आर रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर, कि फॉर एग्जांपल जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों इन्वॉल्व है, तो उसमें क्या होता है, सेंटर का तो मेजोरिटी लगेगा ही लगेगा, बट उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ कुछ चीजों में कंसेंट लगेगा अगर फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो। ओके, नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जुडिशरी गवर्नमेंट पे डिपेंड हो जाएगी या फिर जुडिशरी के डिसीजंस गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो फेयर डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया है, प्रिस्क्राइब किया है बहुत सारे मेजर्स है, जैसे कि उसके टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे दिया गया है, उसका जो रिमूवल का प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, या फिर उसके जो सर्विस कंडीशंस है, ये सब क्या करता है, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज bicameralism. Now what is bicameralism? There are two houses, one is upper house and another is lower house. अपर हाउस जो होता है दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, बहुत सारी जो स्टेट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनैलिटी कि वहां पे कितना पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे उनको सीट्स अलॉट की जाती है इन द राज्यसभा। एंड लोअर हाउस क्या होता है, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज अ यूनिटरी। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ यूनिटरी फीचर्स। सो यूनिटरी में देखिए तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जैसे यूनियन लिस्ट के ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, सेंटर के पास ओवरराइडिंग पावर्स रहती हैं, रेजिडुअरी पावर्स भी आपकी सेंटर के पास है। नेक्स्ट है स्टेट्स नॉन नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल। देखिए, स्टेट्स को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, स्टेट का जब मन करे वो बाहर नहीं निकल सकते यूनियन से। ठीक है, सो जो हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं, दे डू नॉट हैव द राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उनके पास राइट नहीं है। पार्लियामेंट जब चाहे उसका एरिया चेंज कर सकती है, बाउंड्रीज, नाम जो है स्टेट का, बाय सिंपल मेजोरिटी, वो भी बहुत सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकती है। इसीलिए जो हमारा इंडियन फेडरेशन है उसको क्या बोला जाता है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, कि यूनियन को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बट यू कैन डिस्ट्रॉय स्टेट्स को जब वो चाहे। बट यूएसए फेडरेशन का क्या है कि इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, यूनियन भी इनडिस्ट्रक्टिबल है प्लस योर स्टेट्स आर ऑल्सो इनडिस्ट्रक्टिबल। ये जो हमारा इंडिया है उसका सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक यूनियन पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वही स्टेट्स में भी क्या होता है, अप्लाई होता है। ऑल्दो अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, बट नाउ वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेजरली हम देखेंगे तो दैट वी हैव सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वी हैव इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनिलेटरल एक्शन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अकेले भी चाहे तो उसको अमेंड कर सकता है, या तो सिंपल या तो स्पेशल मेजोरिटी से। नेक्स्ट है स्टेट रिप्रेजेंटेशन में इक्वालिटी नहीं है, किसी को ज्यादा सीट्स हैं किसी को कम सीट्स है राज्यसभा में। बट इफ यू सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स इन यूएसए की अगर हम बात करें, तो देर आर 50 स्टेट्स होती है और दो दो सीट्स होती है हर एक स्टेट की। ठीक है, चाहे जितनी बड़ी है चाहे जितनी छोटी है। नेक्स्ट वी हैव इज इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस में भी जो ज्यादातर कंट्रोल होता है स्टेट का वो सेंटर के पास चला जाता है।
सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। तो हमारी सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है, ऐसा नहीं है कि तुम इस स्टेट से तो तुम्हारी दो सिटीजनशिप होंगी, नहीं। बट यूएसए में आपकी डबल सिटीजनशिप होती है। एक होती है कि आपके स्टेट से हो, दूसरा होता है यूएसए का प्रॉपर सिटीजनशिप। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इसका क्या मतलब है कि आपका सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप होगा, और जो भी उसके ऑर्डर्स होंगे वो बाकी कोर्ट्स में माने जाएंगे, ठीक है। बट आपका यूएसए में क्या होता है, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सेंटर के केसेस कौन देखेगा, आपका सेंट्रल उनके जो कोर्ट होगी, और जो फेडरल होगा वो फेडरल कोर्ट देखेगी। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस आईपीएस आईएफएस है, ये कॉमन रहते हैं सेंटर स्टेट को, पता ही है। इंटीग्रेटेड देखिए, हमारा जो ऑडिट मशीन जो होता है दैट इज इंटीग्रेटेड, मतलब जो कैग है विच इज हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट वो ऑडिट स्टेट का भी करता है। वैसे इलेक्शन मशीनरी की बात करें तो इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट कराएगा इलेक्शंस टू बोथ सेंटर एंड स्टेट। पार्लियामेंट की अथॉरिटी जो होती है वो ओवर स्टेट लिस्ट होती है। अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, विटो पावर दी जाती है। देखिए, स्टेट लिस्ट पे अगर पार्लियामेंट को बनाना पड़ेगा, लॉज बनाने पड़ेंगे, तो इमरजेंसी प्रोविजन में बना सकता है, अगर स्टेट्स खुद बोले तो बना सकता है। दूसरा, अगर रेजोल्यूशन पास किया जाएगा राज्यसभा के द्वारा विद स्पेशल मेजोरिटी तो भी किया जा सकता है। अब विटो भी होता है, जैसे गवर्नर क्या कर सकता है ना, कुछ बिल्स को रिजर्व करके रख सकता है फॉर द प्रेसिडेंट, बट यूएसए के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाकी जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने ये चीज बोली थी दैट जो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि जो इंडियन फेडरेशन है वो कोई अग्रीमेंट की वजह से नहीं हुआ। देखिए, जो यूएसए स्टेट बना था वो एक अग्रीमेंट हुआ था स्टेट्स के बीच में, ठीक है। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं था। नाउ स्टेट हैज नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। स्टेट अगर चाहेगी हमें बाहर निकलना है फेडरेशन से तो वो नहीं निकल सकते। नाउ ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने क्या किया था दैट जो हमारा इंडियन फेडरलिज्म है दैट इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है, कोऑपरेशन है। अब बोमाई केस जो था उसने ये कैरेक्टराइज किया था कि जो इंडियन फेडरलिज्म है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। एक और चीज बोमाई केस ने क्या बताया था कि जो भी प्रेसिडेंट रूल है उसका एब्यूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए, एंड जो भी प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए उसको भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। फाइन। बाकी नेक्स्ट वी हैव इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाता है, सो अंडर आर्टिकल 368 जो प्रोसीजर है वो क्या है कि आप क्या करोगे, बिल को इंट्रोड्यूस करोगे, कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कर सकते हो, बट आप लेजिस्लेचर में नहीं कर सकते। सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स होते हैं वो यहाँ पार्लियामेंट में ही होंगे। दूसरा क्या है कि जो आपका बिल है वो मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, या फिर आपका प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज and does not require prior permission of the president. This is very important, हाँ? और प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन होना जरूरी नहीं है जैसे मनी बिल में होता है। सो बिल मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी से होना चाहिए, दोनों हाउसेस से। कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर जो बिल है जो आप अमेंड कर रहे हो उसमें अगर फेडरल प्रोविजंस हैं तो आपको रेटिफाई करवाना पड़ेगा हाफ ऑफ द स्टेट। जो भी लेजिस्लेचर्स होती हैं आपकी, हाफ ऑफ द स्टेट से आपको वो रेटिफाई कराना पड़ेगा, दैट टू बाय सिंपल मेजोरिटी। फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। अब प्रेसिडेंट के पास क्या होता है ना, ऑप्शंस क्या होते हैं कि उसको एसेंट देना ही पड़ता है। वो विदहोल्ड नहीं कर सकता, ना ही वो वापस भेज सकता है, तो उसको एसेंट देना ही पड़ता है। अब हमारे पास तीन टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं। एक होता है वो अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से कर लेता है, दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी लगती है, और तीसरा क्या होता है कि स्पेशल मेजोरिटी भी लगेगा, साथ में रैटिफिकेशन भी होगा हाफ ऑफ द बाय द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए, अब ये तीन हैं आपके, तो आपको बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है कि ऐसे कौन से हैं जो कि सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ही अमेंड हो जाते हैं। तो आपको ये सारे के सारे पता होना चाहिए कि अगर आपको, ये देखिए सिंपल मेजोरिटी से है कि अगर आपको नया स्टेट बनाना है तो भी सिंपल मेजोरिटी, नया स्टेट बाउंड्री करनी है, ऑल्टर करनी है, या फिर एग्जिस्टिंग मतलब नाम वगैरह चेंज करना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, सेकेंड शेड्यूल में कोरम पार्लियामेंट का सैलरी, ये सब पढ़ लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल मेजोरिटी से कौन कौन से होते हैं, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी को चेंज करना है। वहीं पे स्टेट का कंसेंट कहाँ पे लगता है, जब फेडरल फीचर्स की बात आती है, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कितना एक्सटेंट होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन स्टेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, ये सब आप देख लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज इट, आई होप कि प्रॉपर पॉलिटी कवर हो चुका है, ठीक है।
और बाकी भी जो पॉलिटी के वीडियोस हैं वो भी आप जाके देख सकते हो, उसमें भी कवर हो गया। आई थिंक ये थोड़ा लेंदी हो गया वीडियो, सो दो पार्ट्स में कर लेते हैं। पार्ट वन में हमने जो भी लेफ्ट आउट टॉपिक्स है वो हमने रिवाइज कर लिए हैं। पार्ट टू में विल मूव टू सीएपीएफ के जो 2018 के पेपर है, दैट विल सॉल्व। ठीक है, 2018 से जितने भी पीछे 4-5 साल के कंप्लीट हो सकते हैं, दैट विल कंप्लीट। फाइन। सो थैंक यू सो मच।